नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलो पीसीएस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गन्ना पर्यवेक्षक 2019 का पेपर जो कि हुआ था 31 अगस्त 2019 को गन्ना पर्यवेक्षक में। उसमें हम हिंदी का जो सेक्शन है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अपने कुछ ऐसे लोग जो हमारी हर वीडियो में लाइव आते हैं और कमेंट करते हैं, ऐसे लोगों का मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पर इस वीडियो में और चाहता हूँ कि उनका उत्साह ऐसे ही बना रहे। उनमें हैं SK जी हैं हमारे, इसके अलावा जीतू पंडित जी हैं और उसमें ईशू करके एक हैं, इसके अलावा क्रेजी रेतुल हैं, नरेंद्र हैं, सौरभ हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं जो लाइव आते हैं। विकेश जी हैं और इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारी वीडियो में लाइव आते हैं और पढ़ाई करते हैं। इसी तरीके से प्यार और सहयोग बनाए रखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही आप सभी लोग सरकारी नौकरी को प्राप्त करें और अपना और अपने परिवार का नाम ऊंचा करें। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को हम, और इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न जो कि है निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, आप देख सकते हैं। देखो जरा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल या भीष्म साहनी। निर्मला बहुत ही आसान है, आप लोगों ने अगर थोड़ा भी अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद इसका सही जवाब है। सब लोगों को पता है इसका जवाब मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद के और भी बहुत सारे उपन्यास हैं, निर्मला है ना, आपका गोदान है। इसके अलावा इनकी बहुत ही फेमस कहानी आप लोगों ने सुनी होगी जिसका नाम है ईदगाह, बहुत ही फेमस है। इसके अलावा गुल्ली डंडा, ये सब बहुत ही फेमस कहानियाँ हैं प्रेमचंद की। ये हैं कथा सम्राट प्रेमचंद। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 152 हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। हुंकार पेपर में इस तरीके के सवाल आते हैं। सभी को तो याद कर पाना संभव नहीं है, लेकिन आप ये प्रयास कर सकते हैं कि जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो रचनाएं हैं कम से कम उनको आप जरूर एक बार नोट कर लें। तो जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं जिनमें हिंदी आया है उन सबको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। फिलहाल इसका आंसर दीजिए आप 152 का। इसका आंसर है विद्यार्थियों रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है लाल पीला होना। ये मुहावरा दिया हुआ है यहाँ पर, इसका आपसे अर्थ पूछ रहा है कि लाल पीला होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन है बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, लज्जित होना, बीमार होना। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लोग कहते हैं वह गुस्से में लाल पीला हो गया, यानी क्रोधित होना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। जो बहुत कंजूस होता है उसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में या मुहावरों में। ऑप्शन है घर की मुर्गी दाल बराबर, बी चट मंगनी पट ब्याह, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, और आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका आंसर जो होगा विद्यार्थियों सही, आप लोगों ने लगा दिया होगा। इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन सी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मतलब चमड़ी मतलब खाल चली जाए, दमड़ी का मतलब है पैसा, लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए। खाल भले चली जाए शरीर से, लेकिन दमड़ी यानी पैसा बचा रहना चाहिए। इसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा कंजूस। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। जब दो विपरीतार्थक शब्द आते हैं तो कौन सा विराम चिन्ह लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लिखते हैं रात दिन, है ना, तो इस तरीके से लिख देते हैं ना, रात दिन। तो ये जो विराम चिन्ह है इसका नाम पूछ रहा है वो। चलिए इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों, इसका सही जवाब होगा योजक चिन्ह। जो मैंने अभी आपको लगा के दिखाया ना बीच में, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 156 पर किस कारक का परसर्ग है। यानी पर जो शब्द है किस कारक में इस्तेमाल होता है। जैसे कारक में हम लोग पढ़ते हैं कर्ता ने, कर्म को करण से, अपादान से अलग होने के लिए, इस तरीके से। तो उसमें आपको बताना है यहाँ पे। बहुत ही आसान है, ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर सही दे दिया होगा। और इसका सही आंसर है विद्यार्थियों अधिकरण। अधिकरण में इस्तेमाल होता है मैं, पे, पर। इस तरीके से आप लोगों ने याद किया होगा, है ना। तो अधिकरण इसका सही जवाब हो जाएगा 156 का डी। आगे बढ़ते हैं 157।
इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है यहाँ पर? देखिए ऑप्शन है जहाज, जलपान, जमीन, जुलूस। तो ये तो बहुत ही आसान होता है। देखो इसको तो हम बोल के भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे जहाज होता है ना। अब जहाज होती तो नहीं बोलता ना कोई, जहाज होता है ना। जलपान होता है ना, या जलपान किया आपने, इस तरीके से। जमीन लेकिन होती है, देखो है ना, जमीन होता नहीं है। कोई बोलता है क्या जमीन होता है? नहीं बोलते। नहीं, सब लोग क्या बोलते हैं? जमीन होती है। अच्छा, जुलूस को हम देखें तो जुलूस निकाला, ये तो नहीं बोलता ना कोई, जुलूस निकाली। तो आसान है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसको इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, पेपर में आता है एक सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर सही मतलब सही जो आपका वाक्य है उसको देखना है। ऑप्शन है पहला, विराट तेज खेलता है। ऑप्शन बी, विराट खेलता तेज है। ऑप्शन सी, तेज खेलता है विराट, या खेलता है तेज विराट। तो है वही सारी चीज़ें, बट आगे पीछे कर दी हैं हिंदी के अनुसार। जो है इसमें आपको सही चुनना है। आप लोगों ने आंसर कर ही लिया होगा इसका, बहुत ही आसान सा, सबको सामने दिख ही रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है, विराट तेज खेलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बर्बर का विलोम बताइए। बर्बर का विलोम क्या होगा? बर्बर का विलोम ऑप्शन है दुर्बल, निर्मल, सुंदर या सभ्य। तो बर्बर का विलोम होता है विद्यार्थियों, बर्बर का विलोम होता है सभ्य। बर्बर यानी जंगली, जिसे कोई तमीज ना हो, जिसे कोई चीज़ें पता ना हो, तो उसका उल्टा क्या होगा? सभ्य होगा, जो तमीज में रहे। बर्बर माने जंगली। आगे देखें प्रश्न नंबर 160। ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? बच्चे शोर मचा रहे हैं गली में, आप इसे इग्नोर करिए। ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर की ओर जब हम किसी को उछालते हैं। ऑप्शन है प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण और उत्थान। इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों, ऊपर की ओर उछाला गया। जल्दी से इसका सही आंसर करिए। इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त यानी ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, प्रक्षिप्त का मतलब होता है नीचे की ओर डाला गया, नीचे की ओर डाला गया। जैसे हम जो है सब्जी में ऊपर से नमक डाले तो हम उसे बोलेंगे प्रक्षिप्त, ठीक है। आरोहण का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, उत्थान का मतलब भी ऊपर चढ़ना होता है। चलिए, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इसका देखते हैं। आगे देखिए, इसका आगे है, इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जरा, ऑप्शन है अम्बुद, पारावार, अर्णव या पयोधी। तो यहाँ पर पर्यायवाची भी पेपर में आते हैं। अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं तो मैं इसकी पूरी PDF जो है वीडियो के फॉर्म में आपको दे दूंगा, और PDF भी दे ही दूंगा, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। पर्यायवाची जितने भी महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही हैं जिनको आपको पढ़ना है, और उन्हीं से आपको पेपर में मिल जाएगा, ये मैं पक्का है। अब यहाँ पर आपको इसका पर्यायवाची बताना है कौन सा नहीं है समुद्र का। तो देखो भाई, नीचे वाले तीनों के तीनों समुद्र के पर्यायवाची हैं। पारावर, अर्णव, पयोधी तीनों ही पर्यायवाची हैं। अम्बुद समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अम्बुद का मतलब होता है बादल, ठीक है, ध्यान रखना। अम्बुद का मतलब होता है बादल, तो ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होगा। फिर बाकी तीनों हैं हमारे पास। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पेपर में वर्तनी शुद्धि भी आती हैं, और बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं, जो लोग सही से नहीं पढ़ते। तो इसका जो सही जवाब होगा 162 का, वो होगा विद्यार्थियों आनुषंगिक, ठीक है। आनुषंगिक इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसमें देखिए, आपको ध्यान ये रखना होता है कि शाह किस तरीके का बनना है, इस तरीके का बनना है, या इस तरीके का बनना है, या इस तरीके का बनना है। बस यहीं से एग्जाम में खेल करता है, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। 163, अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अभीष्ट का ऑप्शन है अभिधन ईस्ट, अभिधन इस्त, अभिधन ईस्ट और अभिधन इस्त। सही जवाब होगा विद्यार्थियों इसका 163 का। देखिए, 163 का सही जवाब होगा अभिधन ईस्ट, ऑप्शन डी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 164 में देखिए, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम, अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगेगा? उपसर्ग प्रत्यय पेपर में आते हैं, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विद्यार्थियों इम, ठीक है।
ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या होगा, एम होगा। अंतिम में प्रत्यय कौन सा है विद्यार्थियों, एम है। आगे बढ़ते हैं। 165 कला प्रवीण में कौन सा समास है, ये पूछ रहा है। कला प्रवीण, कला प्रवीण में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, वंदव या अव्ययभाव। इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों कला प्रवीण, यानी कला में प्रवीण, कला में प्रवीण। और इस तरीके के जब कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तो समास लगाते हैं हम लोग तत्पुरुष, जैसे दही बड़ा, दही में पड़ा हुआ बड़ा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। 166 इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, ऑप्शन छाया, छाता, छेद या छुरी। बताइए इसका सही जवाब। और इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों छाया। छाया तत्सम है। छाया का तद्भव होगा छाह। बोलते हैं ना हम लोग, गांव में बोलते हैं चलो छाँव में बैठ लें, गर्मियों के मौसम में। खैर अभी तो कोई छाँव में नहीं बैठना चाहेगा, सर्दियाँ चल रही हैं, लेकिन हाँ गर्मियों के मौसम में हम लोग बोलते हैं चलो पेड़ की छाँव में बैठ लें। तो वो छाह जो है तद्भव है और इसका तत्सम होता है छाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 167 टा वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। वर्णमाला को अच्छे से पढ़ करके जाइए, वर्णमाला से पेपर में सवाल आते हैं। ऑप्शन है कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य। तो इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों टा वर्ग का, ये होगा मूर्धन्य, टा वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर, ठीक है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, स्वरों से व्यंजनों से सवाल आते हैं, यानी वर्णमाला से काफी सवाल आते हैं, इसको आप अच्छे से देखिए। दीर्घ स्वर कौन सा है तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान। इसका सही जवाब होगा आ, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? बाईं ओर क्या लिखते हैं हम इसमें, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिनांक, सेवा में, प्राप्तकर्ता का पदनाम, प्रेषक पद अधिकारी का नाम या पदनाम। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। बहुत सारे एग्जाम्स में सरकारी पत्र ऑप्शन में, मतलब आप सिलेबस में दिए होते हैं और उनसे सवाल पूछता है। फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्राप्तकर्ता का नाम। ठीक है, हाँ जी, ये आप फोटो में इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बाईं ओर, देखिए बाईं ओर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं और नंबर के नीचे जिसको ये पत्र मिल रहा है उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, वही हमें बताना है, प्राप्तकर्ता का नाम जिसको मिला है। चलिए आगे देखें। 170 अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अधिसूचना, अधिसूचना ये शब्द हिंदी का है, इसका अंग्रेजी शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं जो कि है नोटिफिकेशन। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका नोटिफिकेशन आ गया, उसका नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है ना। तो नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? सरकार जारी करती है, सीधी सी बात है ये। अब देखो क्या क्या इसमें कौन सा कथन गलत है। ये गजट में प्रकाशित होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रेषक का उल्लेख होता है तो सही बात है, जब नोटिफिकेशन आता है तो हमें पता रहता है ना कि उसको कौन जारी कर रहा है। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की ओर से जारी की हुई मानी जाती है तो नहीं, देखो ऐसा नहीं है। ठीक है, अधिसूचना नोटिफिकेशन राज्यपाल या राष्ट्रपति की ओर से नहीं होती है, ये तो संबंधित विभाग की ओर से होती है जो उसको निकाल रहा है, और विज्ञप्ति तो होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही जवाब ध्यान रखना विद्यार्थियों, ऑप्शन सी, ये कथन गलत है। आगे देखते हैं 71। अब यहाँ पर देखो ये जो है आपका, ये एक पूरा का पूरा गद्यांश दिया हुआ है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको समय देता हूँ इसको पढ़ने का, आप इसको जल्दी से पढ़ लीजिए और फिर जो है इसके जवाब आप दीजिए। मैं 2-3 सेकंड के लिए शांत हो जाता हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए। देखो ध्यान से, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ देता हूँ। पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवाद समाज में कला, साहित्य व लेखक के लिए एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह से जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई और कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। कह सकते हैं कि कला सामाजिक एलियनेशन का शिकार हुई। पूंजीवाद समाज में कला दरबार से निकलकर बाजार में आ गई और उसका अजनबीपन या एलिनेशन और बढ़ा। ये शब्द थोड़ा इसमें अजीब है। अब हमें इसके आंसर करने हैं। देखो पहला पूछ रहा है पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है, यह हमें बताना है। तो देखो बहुत ही आसान है।
है ना। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पूंजीवादी समाज में लेखक और पुस्तक और पाठक के बीच कौन आ गया है, बाजार आ गया है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? ऑप्शन कलाकार का, बाजार का, शासक का या समाज का। तो देखो इसका आंसर ऊपर दिया हुआ है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पुराने समाज में कहाँ लिखा है, ये रहा एक सेकेंड, अभी तो हमने इसको पढ़ा था, देखिए ये लिखा है कला की रचना और सुरक्षा का दोनों का दायित्व समाज का था। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, समाज का। आगे बढ़ते हैं। कला क्षेत्र के संकुचन का आशय है, संकुचन यानी सिकुड़ना, तो ये हमें बताना है, ठीक है। कला के क्षेत्र के संकुचन का आशय है, कला का दायरा बढ़ना, कला का दायरा सीमित होना, कला का उन्नयन या कला का लोकप्रिय होना। तो संकुचन का मतलब है सिकुड़ना, यानी कला का दायरा सीमित होना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखें 174। अजनबीपन, अजनबीपन का आशय क्या है? अजनबीपन का आशय है एकाकीपन, अपनापन, सामुदायिकता या लोकप्रियता। अजनबीपन यानी अजनबी होता है ना, अजनबी वो जिनको हम जानते नहीं हैं, जो हमारे अपने नहीं हैं। भाई जिनको हम जानते हैं वो तो हमारे अपने हैं ना, जिनको नहीं जानते हैं वो अजनबी हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एकाकीपन। एकाकी मतलब अकेलापन, तो अजनबीपन को हम बोल सकते हैं एकाकीपन, ठीक है, याद रखेंगे एकाकीपन। और इसका अंतिम, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? इस तरीके के सवाल देखिए पेपर में आता है, यह ज़्यादातर लोग इसको गलत कराते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते इसका सही जवाब क्या हम लगाएं। अच्छा, ऊपर जो हमने गद्यांश पढ़ा एक बार इसको देख लेते हैं। ऊपर जो हमने गद्यांश पढ़ा इसमें हमें क्या पता चल रहा है? इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो समाज में जो पूंजीवाद समाज होता है उसमें कला का जो है क्या है, रोल क्या है, लेखक का रोल क्या है, पाठकों का रोल क्या है, ये सब हमें पता चलता है ना। यही तो हमने पढ़ा अभी। अब इसका उपयुक्त क्या हो सकता है? तो इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा विद्यार्थियों पूंजीवाद समाज में कला, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ ये हमारे पूरे 25 सवाल होते हैं यहाँ पर गन्ना पर्यवेक्षक के पेपर के, जो 2019 में हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप सभी को शुभ संध्या। नमस्कार।